ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, उसमें ग्रुप डायनामिक्स के अंदर आपका स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, ये 5 स्टेज का मॉडल है। और ये जो है ना, तो एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर। अब पहली बात समझो कि ग्रुप जैसे अपनी लाइफ साइकिल होती है ना, वैसे ग्रुप की भी लाइफ साइकिल होती है। ग्रुप भी पहले जन्म लेता है यानी बोर्न, ग्रो करता है और डेवलप होता है, एंड ऑफन डाई। जनरली द ग्रुप पासिस थ्रू 5 स्टेजेस, लाइफ साइकिल के 5 अलग अलग स्टेजेस। पहले फॉर्मिंग आता है, फिर आता है उसके बाद में स्टॉर्मिंग, उसके बाद में नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। इतनी चीजें एक साथ में ग्रुप के अंदर होती है, एक साथ में तो नहीं, ग्रेजुअली, एक के बाद एक। मोर ओवर, different groups remain in different stages for the different period of time. For some group remain in some stage permanently. कुछ ग्रुप कुछ स्टेज के अंदर हमेशा रहते, वो कभी मरते नहीं है ग्रुप। जैसे अपने बोलते हैं ना जर्नी, लास्ट वाला स्टेज, वो कभी पहुंचता ही नहीं है वहां पे, ग्रुप कायम रहते। जबकि कुछ ग्रुप है ना बहुत जल्दी से ही खत्म हो जाते। तो हम देखेंगे सबसे पहला स्टेज उसके अंदर फॉर्मिंग। द फर्स्ट स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय मच अनसर्टेनिटी, यानी मेंबर है ने एक दूसरे को पहले तो जांचते हैं, पहले तो ग्रुप को जांचते हैं कि क्या मैं इस ग्रुप से बिलोंग करता हूं कि नहीं। यहाँ पे सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है किसके बारे में? पहले तो ग्रुप के पर्पस के बारे में, ग्रुप का मकसद क्या है वो पता नहीं लोगों को। उसके स्ट्रक्चर में कौन कौन लोग होंगे, उसके स्ट्रक्चर में कौन कौन लोग होंगे। उसके बाद में ये देखा जाता है कि ग्रुप आपको कौन सा टास्क देगा, यानी क्या काम करने के लिए देगा। उसके बाद लीडरशिप कौन, यानी इस ग्रुप का लीडर कौन होगा, ये बात इसके अंदर अपने ने चेक करते हैं। सबसे पहले ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे के बारे में समझेंगे एंड ओरिएंट देमसेल्व्स टू द सिचुएशन। ओरिएंट मतलब अपने आप को सेंट्रलाइज करेंगे, अपने आप को सेंट्रलाइज करेंगे कि ये सिचुएशन में क्या मैं इस ग्रुप के अंदर दाखिल होने के लिए खुद काबिल हूं कि नहीं। दे ट्राई टू डिटरमाइन व्हाट टाइप्स ऑफ बिहेवियर आर एक्सेप्टेबल, किस तरह का बिहेवियर हमको करना चाहिए। सो एंड एट द एंड ऑफ दिस स्टेज द मेंबर्स बिलीव दैट दे आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप। इसके बाद में उनको पता चलता है कि नहीं ये ग्रुप ज्वाइन होने जैसा है, तो फिर वो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए अपने तरफ से क्या ट्राई करना शुरू करते हैं। अब उसके बाद आता है सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेज, स्टॉर्मिंग। द सेकंड स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। इसमें मेंबर्स है ना एक दूसरे के साथ में कन्फ्लिक्ट यानी झगड़े तो नहीं करेंगे, पर है ना एक दूसरे से क्लेरिफिकेशन मांगेंगे कि अगर मैं इस ग्रुप के अंदर एंटर होता भी हूं तो इस ग्रुप के अंदर मेरा रोल क्या होगा, बराबर। उसके बाद में मैं एक्सपेक्टेशन तुम्हारा क्या है वो सोचूंगा कि मेरे साथ में ग्रुप के जितने भी मेंबर्स है उसका एक्सपेक्टेशन क्या है। So when they decide to the task procedure, role assignments, power allocation, they may enter into conflict. फिर क्या होगा, शायद वो conflict यानी झगड़ों के अंदर, झगड़े तो नहीं बोलेंगे, अपने विवाद बोलेंगे इसको, राइट। इसके अंदर एंटर होंगे, यानी ये डिसाइड क्या करेंगे, टास्क का प्रोसीजर, यानी किस तरह का काम किया जाएगा। रोल असाइनमेंट क्या होगा, कैसे रोल अपने प्ले करेंगे। फिर पावर अलोकेशन, किसको क्या सत्ता दी जाएगी। और उसके बाद में दिस स्टेज एम्स टू रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट अबाउट पावर एंड टास्क स्ट्रक्चर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, पावर किसके पास रहेगा, यहाँ पे प्रॉब्लम इसी के बारे में। It also aims that the sense of acceptance and belongingness must replace the hostility.
अब यहाँ वर्ड है थोड़े डिफिकल्ट है, तो बराबर समझ लेना क्या लिखा गया है कि यहाँ है ना, पहले तो एक्सेप्टेंस मतलब मैं ने किसी चीज को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, यानी मैं ऐसा चाहता हूँ कि लोग मुझे स्वीकार कर ले, और साथ में मैंने ऐसा मानता हूँ कि मैं इसी ग्रुप के साथ में बिलोंग, यानी इसी ग्रुप का एक हिस्सा हूँ। और इसकी जगह पे पहले क्या था, हॉस्टिलिटी, यानी थोड़ा डर था या थोड़ा घबराहट थी, लेकिन अब ये सब चीजें निकल गई उसमें से। राइट, अब आगे देखो, इफ दीज ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट अचीव्ड देन ग्रुप्स में स्प्लिट। अगर ये ऑब्जेक्टिव तुम्हारे कंप्लीट नहीं हुई तो इसका मतलब ग्रुप तुम्हारा पूरी तरह से टूट जाएगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा ग्रुप। एट द एंड ऑफ दिस स्टेज देयर इज रिलेटिवली क्लियर हायरार्की ऑफ लीडरशिप विद इन द ग्रुप। ग्रुप के अंदर हायरार्की का मतलब क्या, हमको पता चलेगा लेवल्स क्या है, पहले कौन दूसरा कौन, ये सब अपने को पता चलेगा। अब इसके बाद आता है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग यानी नियम बनाना। नॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, नियम बनाना। The third stage is characterized by close relationship and cohesiveness. Cohesiveness यानी एक दूसरे के साथ में लगाव जिसको बोलते हैं। In this stage, the close relations are developed among the group members and they show cohesiveness. It shows the sense of group identity and comrade. साथ सहकार एक दूसरे का है ना, यहाँ से समझ में आता है। There is cooperation and collaboration among the members. सब जितने भी मेंबर्स है वो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे इसमें। द ग्रुप डिसाइड सर्टेन नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। कुछ नियम बनेंगे और जो सारे मेंबर्स उसको एक्सेप्ट करेंगे। देर आर फीलिंग्स ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी। में सबसे पहली फीलिंग क्या इसके अंदर डेवलप होगी कि ग्रुप के अंदर मैं अपने आप की पहचान बनाऊंगा कि इस ग्रुप के साथ में मैं जुड़ा हुआ हूं। उसके बाद में फ्रेंडशिप और ट्रस्ट among the group members. At the end of this stage, group structure becomes solid and the group has accepted a common set of expectations of the group. यानी इन्होंने क्या एक्सेप्ट कर लिया, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं एक दूसरे के साथ में जो एक्सपेक्ट करते हैं एक दूसरे के पास से वो एक जैसा हो जाएगा। मतलब हम हमारे एक्सपेक्टेशन एक दूसरे की तरफ से एक जैसे हो जाएंगे। जो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वही तुम भी मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो एक्सपेक्टेशन इक्वल हो जाएंगे ऐसा। अब आता है उसके बाद में परफॉर्मिंग। द फोर्थ स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय फुल फंक्शनिंग ऑफ ग्रुप। अब यहाँ ग्रुप काम करना शुरू करेगा। अभी तक ग्रुप का खाली है ने स्ट्रक्चर बन रहा था, नियम बन रहे थे, अब ग्रुप यहाँ से काम करना शुरू करेगा। इट इंक्लूड्स टीम वर्क, रोल क्लैरिटी एंड टास्क अकम्प्लिशमेंट। इन दिस स्टेज द ग्रुप बिकम्स फुल्ली फंक्शनल। यानी सब यहाँ पे क्या होगा, रोल क्लैरिटी, तुमको क्या काम करना है एकदम क्लियर होगा तुम्हारे माइंड में, और तुम काम वही कंप्लीट करके दिखाओगे भी, ये भी यहाँ से शुरू होता है। ग्रुप फोकसेस इट्स एनर्जी टुवर्ड्स परफॉर्मिंग द टास्क एट हैंड। जो काम हाथ में दिया गया उन्हें वही काम अपने कंप्लीट करने की बात करेंगे। ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से काम करेंगे। दे अंडरस्टैंड देयर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और ग्रुप के साथ मिलके क्या, तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी एक अकेले इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका मतलब क्या होता है, ग्रुप के साथ में मिलके मेरी इस कंपनी को जवाबदारी क्या है वो, टू अदर ग्रुप्स एंड टू द ऑर्गेनाइजेशन। दे आर एबल टू अडेप्ट सक्सेसफुली। अडेप्ट यानी क्या, अपने आप को किसी सिचुएशन में ढाल लेना, अपने आप को किसी सिचुएशन के साथ एडजस्ट कर लेना, उसको अडेप्ट बोलते हैं। दे आर एबल टू अडेप्ट सक्सेसफुली द अपॉर्चुनिटीज एंड चेंजिंग डिमांड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज द लास्ट स्टेज इन ग्रुप डेवलपमेंट फॉर परमानेंट वर्क ग्रुप। अगर कोई वर्क ग्रुप हमेशा के लिए बनेगा ना, तो ये उसके लिए छेलना आखिरी स्टेज है, क्योंकि इसके बाद क्या ग्रुप बिखर जाएगा। अपने अगर ग्रुप को चलाना है आगे, तो ग्रुप को अपने खत्म नहीं करना है, ग्रुप को चलाते रहने के लिए ये लास्ट स्टेज होगा। लेकिन अगर ग्रुप को खत्म कर देना है तो लास्ट वाला स्टेज जो हम इसके बाद करेंगे वो आता है एडजर्निंग। एडजर्निंग यानी खत्म कर देना। द फिफ्थ स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिंग अप ऑफ एक्टिविटीज, यानी सब काम को समेट लेना जिसको बोलते हैं अपने। दिस इज द लास्ट स्टेज फॉर टेम्पररी कमिटी। अगर कोई कमिटी बनी है
कुछ काम के लिए काम खत्म तो वो कमेटी खत्म हो जाएगी। उसी तरह से टास्क फोर्स एंड वर्क टीम्स और अदर सिमिलर ग्रुप्स विच आर क्रिएटेड फॉर सम स्पेसिफिक टास्क और ऑब्जेक्टिव। किसी काम के लिए ये सारे ग्रुप्स को बनाए गए थे, वो काम खत्म हो गया तो ग्रुप भी डिसमिस हो जाएगा या तो एडजन हो जाएगा। इन दिस स्टेज द ग्रुप प्रिपेयर्स फॉर इट्स डिसबैंडमेंट। डिसबैंडमेंट यानी बिखर दिया जाना, उसको डिसबैंडमेंट बोला जाता है, यानी एक दूसरे के साथ में जितने भी रिलेशन हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ देखो, द ग्रुप मेंबर्स मे फील सैड और डिप्रेस। उनको बुरा लगता है कि जिस ग्रुप का आप हिस्सा थे वो ग्रुप अब नहीं बचेगा, तो डिप्रेशन जैसा लगता है उनको, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी। उनको लगता है कि जो जॉय एंड हैप्पीनेस उन्होंने एक दूसरे के साथ में शेयर की थी वो खत्म हो जाएगी, और टास्क परफॉर्मेंस जो साथ में मिलके किया था उसका एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा। द लीडर्स रिकॉग्नाइज and reward the performance of members. He may organize ceremonial events to satisfy the emotional needs of the group members. क्या करेंगे हम यहाँ पे ग्रुप लीडर की तरह से ये काम करेंगे कि जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं ना, उसका गेट टुगेदर रखा जाए। वो कब? कि जब ग्रुप बिखर जाता है तो पहले लास्ट में सेरेमनी रख के ग्रुप को खत्म करने के लिए सेरेमनी रखी जाए। उसके बाद में बोला जाए कि हर 2-3 महीने में एक बार हम सारे मेंबर्स वापस मिलेंगे। तो ये क्या इमोशनल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए होता है। ये क्वेश्चन में 5 चीजें हमने देखी। पहली चीज कौन सी थी? पहला था उसके अंदर फॉर्मिंग। फॉर्मिंग में अपने अनसर्टेनिटी वाला स्टेज इसको बोलते हैं। ये स्टेज अभी पता नहीं है आपको कि उस ग्रुप के अंदर आप एंटर होंगे कि नहीं होंगे। आप अभी ये ने क्या देख रहे हो कि पानी कितना गहरा है वो नाप रहे हो खाली, बराबर। उसके बाद में स्टॉर्मिंग के अंदर आता है, हम अंदर अंदर है ना ग्रुप के अंदर डिस्कशन करके अपने अंदर अंदर के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। हम ये डिसाइड करेंगे कि भरोसा कैसे मेंटेन किया जाए। फिर आता है उसके बाद में नियम बनाना, नॉर्म्स बनाना कि ग्रुप के अंदर कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, ये सब बनाना। उसके बाद में परफॉर्म करेगा, ये मेन स्टेज है। परफॉर्मिंग का स्टेज परमानेंट वर्क ग्रुप के लिए लास्ट है, जो हमेशा रहने वाला है वो ग्रुप के लिए लास्ट है। लेकिन एडजर्निंग किसके लिए? जो टेम्पररी ग्रुप बनते हैं ना, वो सारे ग्रुप्स के लिए एडजर्निंग 5वां स्टेज आता है, जिसके अंदर ग्रुप के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज थी वो सब खत्म होने के बाद ग्रुप को बिखेर दिया जाता है। अब अपने टेक्निक्स ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग, ये आपको 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन है ये। अब देखो, ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक यूज टू स्टिम्युलेट आइडिया जनरेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। अब अपने पहले ने ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब समझते। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या? कि किसी भी प्रॉब्लम जो सामने आता है ना, वो प्रॉब्लम को इतने सारे आइडिया से स्टॉर्म कर दो, सब दिमाग से उसको स्टॉर्म यानी खत्म कर दो। तूफान में उसको है ना, जैसे कैसे किसी चीज को फंसा दिया जाता है वैसे ही किसी प्रॉब्लम को फंसा के उसको खत्म कर दो। Brainstorming technique used to stimulate idea generation for decision making. It was originally applied by Osborne in 1938. ऑसबॉर्न ने 1938 के अंदर अमेरिकन कंपनी ने उसको सबसे पहली बार अप्लाई किया था। ये ज्यादातर कहाँ पे कंपनीज यूज करती है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यूज करती है एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर बिल्डिंग आइडियाज। हम नए नए आइडियाज को बिल्डअप करने के लिए इसको यूज करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स यूजिंग द ब्रेन, मैंने बोला अभी आपको, यूजिंग द ब्रेन टू स्टॉर्म द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को मिटाने के लिए हम किसका सहारा लेंगे? अपने दिमाग का सहारा लेंगे। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, वेबस्टर की डिक्शनरी के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब बताया गया है कि कॉन्फ्रेंस टेक्निक बाय विच a group attempts to find a solution for a specific problem by amassing all ideas। लिखा है ना क्या? by amassing all ideas, इसका मतलब इतने सारे आइडिया लेके आएंगे ना कि उसमें से कोई ना कोई ऐसा सही आइडिया मिल जाएगा कि जो प्रॉब्लम तुम्हारे सामने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसमें से मिल ही जाए आपको। ऑल आइडियाज पर एक बहुत अच्छी बात लिखी इसमें, स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली मतलब जिस वक्त तुम्हारे सामने प्रॉब्लम रखे ने उसी वक्त आइडिया आपको देना है, ऐसा नहीं कल बताऊंगा। जिस वक्त आपको प्रॉब्लम आपके सामने रखे ने तो उसी वक्त, जब जो भी दिमाग में आइडिया है, चाहे वो आइडिया पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, सही हो गलत हो, कोई भी हो, वो सारे आइडियाज आपको सामने वाले को बोलने हैं। कंट्रीब्यूटेड बाय इट्स मेंबर्स,
इसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस टेक्निक बोलते हैं। कॉन्फ्रेंस क्योंकि एक इंसान नहीं, बहुत सारे इंसान मिलके करते हैं इसलिए। अब प्रोसेस क्या किया जाता है, बहुत इजी है ये। 10 से 15 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है और वो एक राउंड टेबल के ऊपर बैठते हैं। ग्रुप लीडर प्रॉब्लम को प्रेजेंट करता है एकदम क्लियरली और डायरेक्ट मैनर, सीधा बता देता है कि ये प्रॉब्लम यही है। वो गोल गोल घुमा के बात नहीं करेगा, सीधा सीधा प्रॉब्लम के बारे में बात करेगा, जिससे सारे पार्टिसिपेंट्स वो प्रॉब्लम को समझ पाए। ऑल मेंबर्स आर फ्री विल। फ्री विल का मतलब जो बोलना है बोलो, कितना भी ऐसा बेतुका क्यों नहीं लगता है, लेकिन वो भी आइडिया तुमको सामने टेबल पे रखना है। फ्री विल इट मीन्स ईच मेंबर इज आस्क्ड एंड अलाउड टू गिव एज मेनी आइडियाज एज पॉसिबल विद इन अ गिवन पीरियड। कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपको जितने भी आइडियाज देने वो सारे आइडियाज आप सामने वाले को दे सकते हो। इट इज टोटली फ्रैंक। फ्रैंक यानी फ्री माइंडेड, फ्री एंड रिलैक्स प्रोसेस, बिकॉज कोई क्रिटिसिज्म अलाउड नहीं है। यानी कोई अगर आइडिया एकदम गलत तरीके का भी बोले ना तो भी उसको अभी कुछ नहीं बोलना है। जब तक उस आइडिया को डिस्कस ना करें तब तक उसका कोई क्रिटिसिज्म यानी कोई उसकी बुराई भलाई नहीं करेगा ऐसा। But all ideas are recorded for later discussion and analysis. The members are expected to put their ideas for problem solution without considering any limitation. इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है सामने। आप कोई भी चीज यानी ऐसा हो ना कि कोई आइडिया बहुत महंगा है, पैसा खर्च होता है ज्यादा, वो लिमिटेशन भी नहीं। कोई आइडिया प्रैक्टिकल नहीं है, हो ही नहीं सकता, वो भी लिमिटेशन नहीं। आपको आइडिया रखना है फिर चाहे कोई भी हो, विदाउट कंसिडरिंग एनी लिमिटेशंस लाइक फाइनेंशियल यानी पैसे के कोई लिमिटेशन नहीं। प्रोसीजरल, प्रोसीजरल मतलब उसको कंप्लीट करना तुम्हारे लिए पॉसिबल ना हो ऐसा। फिर लीगल भी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं, एंड सो ऑन। दैट इज एनकरेजिंग मेंबर्स टू थिंक द अनयूजुअल। मेंबर्स कैसे बात करेंगे, जो भी अनयूजुअल, आप ऐसा समझो कि आप जो कंफर्ट जोन में हो ना, जिस तरह से आप रहते हो ना, उसके अलग तरीके से अगर कोई आइडिया आता है, खाली ख्याल ही बुलाओ वो भी चलेगा। यहाँ अनयूजुअल बात करनी है आपको, बिकॉज सच लिमिटेशंस पुट द लिमिट्स ऑन द फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज। क्योंकि अगर तुम ऐसा बोलोगे कि कोई ऐसा आइडिया दो जिसमें पैसा ज्यादा खर्च ना हो, तो इसका मतलब तुमने उनको रोक लिया आइडिया देने। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी आइडिया देने से रोका नहीं जाता। आइडिया इवेल्युएशन इज डिफर्ड टू अ लेटर स्टेज, देयरफॉर क्रिटिसिज्म, जजमेंट और कमेंट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड द मेंबर्स आर टोल्ड नॉट टू डू सो। यानी मतलब किसी भी तरह का जजमेंट नहीं लेना है आपको अभी, किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म यानी सामने वाले की बुराई नहीं करनी है कि तुमने गलत आइडिया दिया। द इफेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग वो 40 मिनट से लेके 1 घंटे तक कंटिन्यू रहता है। अब उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। इट इज यूजफुल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डिसीजंस बट मोर यूजफुल फॉर सिंपल वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। यानी प्रॉब्लम अगर तुमने सामने वालों को बराबर से समझा है ना तो ये ज्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद में इससे मैक्सिमम पॉसिबल आइडियाज जनरेट होते हैं, जितने बोले उतने कम है। बिकॉज उसमें जितने ज्यादा आइडियाज ने उतना सुपीरियर आइडिया मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा इसके अंदर माना जाता है। इट एनकरेजेस एंथुजियाज्म, इट एनकरेजेस एंथुजियाज्म एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट यानी क्या, मैं अगर कोई आइडिया दे रहा हूँ ना तो मेरे आइडिया को सुन के दूसरे के माइंड में कोई दूसरा आइडिया आएगा, समझे, तो इसमें कंपटीशन एक दूसरे के अंदर बढ़ेगी among the members in idea generation। फिर उसके बाद आता है demerits। It may result in many useless ideas because quantity is given more importance than quality। मैंने बोला ना कोई भी आइडिया रखो तो जितने ज्यादा आइडिया उतने ज्यादा अच्छा, तो ये आपका टाइम वेस्ट करता है। लेस यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ना तो उसको पहले तो समझाना मुश्किल हो जाता है। और इसकी सबसे पहली कंडीशन ये है कि सामने वाले को पूरा का पूरा प्रॉब्लम पूरी तरह से समझाओ। अगर तुम उसको प्रॉब्लम समझा नहीं पाओगे तो वो कोई मतलब नहीं रखता है। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं ना कि अपने समझा सके ऐसी पोजीशन में नहीं होते हैं बराबर से। इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आप पहले तो 1 घंटे का ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, उसके बाद में हर आइडिया के ऊपर सोचते हो, तो फाइनली जो टाइम होता है ना टोटल कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
फिर आगे इसमें ये जो इमरजेंसी है ना उसमें ये यूजफुल नहीं है। फिर अपने दूसरा एनजीडी टेक्निक बता रहे हैं। देखो सेकेंड टेक्निक तो पहली बात ये ब्रेनस्टॉर्मिंग को अगर याद रखना तो क्या याद रखेंगे, 10 से 12 मेंबर का ग्रुप बनेगा, सामने एक आइडिया रखा जाता है, सॉरी प्रॉब्लम रखा जाता है, प्रॉब्लम को क्लियरली समझाया जाता है और उसके बाद में जो भी आइडिया है विदाउट क्रिटिसिज्म कोई भी लिमिटेशन के बिना आइडियाज रखने के लिए 40 मिनट से लेके 1 घंटे का टाइम पीरियड दिया जाता है। वो आइडियाज जो भी अपने सामने आते हैं उसको बाद में डिस्कस किया जाता है। यहाँ पे क्रिटिसिज्म अलाउड नहीं है और किसी भी लिमिटेशन को ध्यान में रख के आइडिया देना अलाउड नहीं है ऐसा। अब एनजीटी टेक्निक, nominal group technique is a structure group meeting which restricts discussion or interpersonal communication among members during decision making process. In NGT, all group members are physically present as in a traditional committee meeting, but they operate independently. ये लोग भले फिजिकली प्रेजेंट है, सब लोग साथ में है, साथ में होने के बावजूद भी साथ में काम नहीं करते, वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। This method is widely used in health service, industry, education and government organization. The process of NGT, देखो क्या किया जाता है, सबसे पहले ग्रुप लीडर यहाँ पे भी प्रॉब्लम को प्रेजेंट करता है, सब आइडियाज को बोलेंगे नहीं, सिर्फ लिखेंगे साइलेंटली। ये फर्क है ब्रेनस्टॉर्मिंग और इसके बीच में। आइडियाज को पेपर पे लिखेंगे इंडिपेंडेंटली और अपने जितने भी आइडियाज, अगर मैंने समझो कि 10 आइडिया लिखे, उसमें से जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है ना वही आइडिया मैं सामने टेबल पे प्रेजेंट करूंगा। पहले लिखूंगा 10 लेकिन प्रेजेंट करूंगा खाली एक, जो मेरे लिए मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट आइडिया है वो। रिटन आइडियाज को हम ग्रुप मेंबर्स के सामने प्रेजेंट करेंगे, जिससे ग्रुप मेंबर्स उसका क्या करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसका इवेल्युएशन करेंगे। द मेंबर्स, उसके बाद में उनको बोला जाता है कि आइडियाज को रैंक दो, यानी इसमें से पहला दूसरा, जैसे आप वो कैपिटल बजटिंग में रैंक देते थे ना, कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा कौन सा नहीं, वैसे ही अपने रैंक देना, 1 2 3 4 ऐसे रैंक देने। सो डिसीजन इज based on the ranking. If the group does not reach the agreement, a group एक बार जितने भी आइडियाज तुमने सामने देखे उसमें से लगता है कि कोई अलग मान रहा है, कोई अलग मान रहा है, एक एग्रीमेंट पे कोई आ नहीं रहा है, सब लोग एक जगह पे आके मान नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस जो है ना रैंकिंग और वोटिंग का वापस रिपीट किया जाएगा। जब तक सबके सब मान ना जाए ना तब तक हम इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे। तो अब इसके मेरिट्स क्या, तो इट परमिट्स द फॉर्मल मीटिंग ऑफ ग्रुप बट इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट इंडिपेंडेंट थिंकिंग। आप पहले तो क्या एक दूसरे को मिलने से, एक जगह पे मिलना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, आपको अपने आइडिया अपने हिसाब से लिखने इंडिपेंडेंटली। सो इट इंटीग्रेट्स एडवांटेज ऑफ ग्रुप क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, सो इट एनकरेजेस क्रिएटिविटी। यानी आप अपने आइडिया 10 आइडिया लिखो, 15 लिखो, पर आप जितने चाहे उतने आइडियाज लिख सकते हो, ये क्रिएटिविटी है। फिर इसके बाद इट प्रिवेंट्स स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी टाइप्स फ्रॉम डोमिनेटिंग द ग्रुप्स, यानी कोई एक इंसान ग्रुप को ही डोमिनेट यानी कंट्रोल नहीं कर लेगा। कई बार ऐसा होता है कि 10 लोग सामने टेबल पे बैठे हैं, उसमें से एक इंसान ऐसा होगा ना कि जो किसी की सुनेगा नहीं और अपनी मनवाएगा, सिर्फ अपनी बात मनवाएगा लेकिन किसी की सुनेगा नहीं। तो यहाँ पे ये करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लिखने वाला आइडिया साइलेंटली लिख रहा है, तो जिसको ऐसा लगता है कि मुझे डोमिनेट करना है ग्रुप को, वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि बोलेगा तो उसको समझ में आएगा ना, पर बोलना नहीं है, सिर्फ लिखना है इसके अंदर, इसलिए। फ्रॉम डोमिनेटिंग द ग्रुप्स एंड प्रोवाइड्स अ फोरम फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ माइनॉरिटी व्यू पॉइंट, यानी जो इंसान माइनॉरिटी यानी जो एक साथ में ग्रुप में मिल भी जाए, कई बार ऐसा होता है ना कि अगर 15 लोगों का ग्रुप है तुम्हारा, समझो 15 लोगों का ग्रुप है, उसमें से 8 10 लोग है ने अंदर अंदर एक दूसरे की मिली भगत कर लेंगे, तो बाकी के 5 लोगों का है ने कुछ भी कोई सुनेगा भी नहीं। तो अगर ऐसा हुआ ने तो इसमें क्या होता है कि माइनॉरिटी की आवाज सुनी नहीं जाती, ये डिसएडवांटेज हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर 8 लोग ग्रुप बना भी लेंगे ना तो भी उनको आइडिया अपने टेबल पे लिखने हैं, और बाकी के 5 लोगों को अपने आइडिया अपने हिसाब से लिखने हैं।
फिर उसके बाद आता है डेल्फी टेक्निक। अच्छा, तो इसमें अपने क्या देखा, इंडिपेंडेंटली साथ में, एक साथ में आइडिया सामने नहीं लिखना है, सामने बोलना नहीं है, लिखना है आइडियाज को। अपने आइडियाज जो लिखे ना उसमें सबसे बेस्ट आइडिया अपने टेबल पे रखेंगे। उस आइडिया को डिस्कस करने के बाद में रैंक दिया जाएगा। जब तक वो आइडिया में सब लोग एक्सेप्ट ना करे तब तक वोटिंग बार बार किया जाएगा और डिस्कशन बार बार किया जाएगा। उसके बाद में एक एग्रीमेंट पे आएंगे, फिर वही डिसीजन अपने वहां पे लेंगे। अब ये डेल्फी टेक्निक, डेल्फी का मतलब क्या, पहले वो देखो। द डेल्फी इंडिकेट्स अ श्राइन, श्राइन यानी कबर। indicates a shrine at which ancient Greeks used to pray for information about future. इसमें क्या कि एक जगह होती थी, एक अपने जैसे बोलते हैं ना मजार, वैसा एक श्राइन जैसा, उसमें ने वो लोग जाते थे और ने ऐसा कि आइडिया मुझे दो। वो सोए हुए आदमी को ऐसा बोलते थे कि हमको आइडिया दो, समझे। फ्यूचर के बारे में वो पूछते थे उनसे कि हमारा फ्यूचर कैसा है उसके बारे में। रिसेंटली डेल्फी टेक्निक has become more popular as a group decision technique for long range forecasting। अगर हमको फ्यूचर फोरकास्टिंग करना है ना तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, इट इज वाइडली यूज्ड इन बिजनेस, एजुकेशन, गवर्नमेंट, हेल्थ एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। हर जगह पे उसको यूज किया जाता है। कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, पहले तो बिजनेस के अंदर, एजुकेशन की फील्ड में, गवर्नमेंट, हेल्थ और मिलिट्री ऑर्गेनाइज, इवन मिलिट्री में भी उसको यूज किया जाता है। इट इज a technique of obtaining opinions of experts who are geographically scattered। यहाँ पे लोग है ने एक जगह पे मिल नहीं पाते हैं, लोग अलग अलग जगह पे। उस वक्त ये टेक्निक हमको इम्पोर्टेंट लगती है। इन डेल्फी मेंबर्स डू नॉट हैव फेस टू फेस इंटरेक्शन। सामने सामने बैठ के बात नहीं करनी है, बट डिसीजन इज टेकन थ्रू रिटर्न कम्युनिकेशन। हम एक दूसरे को लेटर्स या तो ईमेल्स लिखेंगे, बाय कलेक्टिंग ओपिनियंस फ्रॉम थ्रू फिलिंग फिलिंग अप ऑफ क्वेश्चनर्स थ्रू, ऑफन थ्रू मेल। यानी लेटर लिखते थे पहले, अब ईमेल के जरिए से ये ट्रांजेक्शन होते हैं। यानी हमें क्वेश्चनर बनाएंगे, एक दूसरे को क्वेश्चनर अपनी फिलअप करके भेजेंगे। इन कन्वेंशनल डेल्फी, कन्वेंशनल मतलब परंपरागत, जो सालों से चला आ रहा है, उसमें क्या करते थे, अ स्मॉल ग्रुप डिजाइन अ क्वेश्चनर, एक छोटा सा ग्रुप क्वेश्चन डिजाइन करेगा, विच इज कंप्लीटेड बाय अ लार्जर रिस्पोंडेंट ग्रुप। जिसको कौन कंप्लीट करेगा, एक बड़ा सा रिस्पोंडेंट ग्रुप। मतलब मैं क्वेश्चनर बनाऊंगा और मैं 50 लोगों को ये क्वेश्चनर भेजूंगा, ये 50 लोग मुझे उसका रिप्लाई देंगे। द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चनर आर टेबुलेटेड। जो पहला क्वेश्चनर बना है ना, उन सबको टेबुलेटेड मतलब हमें ना एक्सेल की वर्कशीट के अंदर उसको एक के बाद एक इंफॉर्मेशन को उसके अंदर स्टोर करेंगे और उसको दूसरी क्वेश्चनर बनाने में यूज करेंगे। पहली क्वेश्चनर के जवाब से अपने दूसरी क्वेश्चनर बनाएंगे, विच इज कंप्लीटेड बाय लार्जर ग्रुप। अब वो बड़े ग्रुप के मेंबर्स जो है ना, इधर उधर जो रहते हैं, वो सब लोग क्या करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। द रिजल्ट ऑफ ओरिजिनल पोलिंग आर फीडबैक टू द रिस्पोंडेंट ग्रुप्स टू यूज इन सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्सेस। फिर जो पहली जो क्वेश्चनर था ने, उसका जो रिजल्ट आया ने, वो रिजल्ट उनके साथ में शेयर किया जाएगा। फिर वो दूसरी क्वेश्चनर के आंसर उसके बेस के ऊपर बनेंगे। समझे क्या किया, पहले तो पहले एक छोटे से ग्रुप ने क्वेश्चनर बना दी, वो क्वेश्चनर को एक स्मॉल ग्रुप के अंदर से लार्ज ग्रुप के अंदर भेजा जाता है। उससे मिलने वाले जवाब से दूसरी क्वेश्चनर बनाएंगे, पर पहली क्वेश्चनर के जवाब उनके साथ में शेयर करेंगे। अब दूसरी क्वेश्चनर के जवाब वो लोग जब लिख के भेजेंगे ने, तो वो लोग भी पहली क्वेश्चनर के आंसर को पहले देख लेंगे, उसके बाद में उसके बेस के ऊपर वो लोग वापस आंसर लिखेंगे। ये प्रोसीजर रिपीट किया जाता है जब तक रिस्पॉन्स है एक ही चीज के ऊपर फोकस नहीं होते जाते। पहले 50 आइडिया होंगे, फिर 25 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे, फिर एक। जिस तरह से जब तक अपने एक जगह पे नहीं मिल जाते सबके सब लोग, तब तक वो आइडिया को क्या किया जाएगा, रिपीट किया जाएगा। इसमें एक वर्ड लिखा है कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है एग्रीमेंट।
ये अपने लॉ में देखा था, कंसेंसस एट इडम. Merits. It is useful when the problem can be solved by the subjective opinion of several experts who can't meet personally for discussion. जो लोग पर्सनली डिस्कशन के लिए नहीं मिल पाते ने, वैसे दूर दराज के लोगों के लिए ये क्वेश्चन वाली मेथड ज्यादा अच्छी है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट विल बी द ट्रेंड फॉर फैशन नेक्स्ट ईयर. अब नेक्स्ट ईयर की फैशन क्या होगी उसके बारे में आपको क्वेश्चनर बना के भेजना है. With the quality of decision may improve as the member can express their opinions freely. यानी मेंबर्स अपने ओपिनियन को आसानी से बोल सकते हैं किसी को भी. तो इसका मतलब यहाँ पे क्वालिटी जो है ना डिसीजन की वो ज्यादा इंप्रूव होती है. द मेंबर्स आर नॉट अंडर, ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी देखा था, किसी का डोमिनेंस नहीं है. क्योंकि आप अपने घर पे एक क्वेश्चन का आंसर दे, अपने ऑफिस में आंसर दे रहे हो, तो आपको किसी का कंट्रोल नहीं है आपके ऊपर कि आपको ये ही आंसर देने पड़ेंगे, ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है. यहाँ फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, इसकी वजह से ये फायदा होता है. फिर इसके डीमेरिट्स, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, ज्यादा टाइम लगता है इसके अंदर. इट इज कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली, इसमें खर्चा ज्यादा है. बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्टरिंग द सीरीज ऑफ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसके अंदर. इसलिए हमको है ना कई बार यहाँ पे प्रॉब्लम इस बात के लिए होती है कि इतनी ज्यादा क्वेश्चन कैसे बनाए हम. एक के बाद एक क्वेश्चन बनाने में क्वेश्चंस को फ्रेम करना टाइम लगता है. इसलिए अब लास्ट देखो इसमें ग्रुप में ग्रुप नॉर्म्स. ग्रुप नॉर्म्स यानी क्या? ग्रुप नॉर्म्स, नॉर्म्स यानी पहले नॉर्म्स की बात करें. नॉर्म्स आर एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड और बिहेवियर, यानी नियम जो सबको मानने पड़ेंगे. और बिहेवियर विद इन अ ग्रुप दैट आर शेयर्ड बाय द ग्रुप्स मेंबर. ये लोग एक दूसरे को ये याद दिलाया करते हैं कि हम ये नियमों को मानते हैं, इस तरह के नॉर्म्स यानी रूल्स को मानते हैं. नॉर्म्स टेल द मेंबर्स, ये मेंबर्स को ये बताते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन या तो परिस्थिति के अंदर. सो इट इज एक्सपेक्टेड बिहेवियर फ्रॉम द मेंबर्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस. कोई भी परिस्थिति के अंदर किस तरह का बिहेवियर करना चाहिए वो इसके अंदर बताया जाता है. नॉर्म्स सर्व थ्री फंक्शंस इन ग्रुप्स. एक तो प्रिडिक्टिव, कंट्रोल एंड रिलेशनल. ग्रुप नॉर्म्स 3-5 मार्क का क्वेश्चन, 3 या तो 5 मार्क का क्वेश्चन. ये आपको इस पर्टिकुलर यूनिट में ग्रुप वाला जितना भी टॉपिक है उसके सारे क्वेश्चंस आपको याद कर, इसमें से कोई चीज आपको ऑप्शन में नहीं छोड़नी है, ये पूरा याद करना है. कम्युनिकेशन वापिस वही FY BCom वाला है, छोड़ सकते हो इसको, इसको छोड़ सकते हो. उसके बाद जो है ना, इसके बाद आई थिंक लीडरशिप है. यस, वो भी है ना रिपीट है, इसको भी आप छोड़ सकते हो. लेकिन ये वाला पर्टिकुलर करना ही पड़ेगा, इसमें से मेन क्वेश्चन आएगा ही, एक क्वेश्चन इसमें से तो आएगा ही. बराबर. ये थर्ड यूनिट की बात करते अपने. अब इसमें देखो प्रिडिक्टिव. नॉर्म्स प्रोवाइड बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड फॉर डिसाइडिंग वंस ओन बिहेवियर. अब प्रिडिक्टिव का मतलब क्या? प्रिडिक्टिव का मतलब कि मैं क्या करूंगा वो पहले से मुझे क्या नॉर्म्स मुझे डिसाइड करके देते हैं कि मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि मुझे एक दायरे में रह के ही काम करना है. यानी मैं उसको उस मेरी लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता. इसीलिए प्रिडिक्टिव का मतलब जजमेंट कर सकते हो उसके बारे में. फिर उसके बाद में आता है कंट्रोल. ये मेंबर्स को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि कंट्रोल जरूरी है. आप अपने दायरे से बाहर निकल के काम नहीं करोगे, ये नॉर्म्स आपको बताते हैं. तो व्हेन समवन, अगर कोई तोड़ता है ये नॉर्म्स को, वायलेट यानी ब्रेक्स द नॉर्म्स, अदर मेंबर्स आर लाइकली टू पुट कैजुअल रिमार्क और फिजिकल अब्यूज. यानी मतलब क्या करेंगे वो, हमेशा सामने वाले को उससे रोकेंगे, चाहे वो उसको रिमार्क यानी खाली बोल के रोकेंगे या फिजिकली अब्यूज करके उसको रोकेंगे. अब्यूज करना मतलब मिस यूज का दूसरा वर्ड है अब्यूज. अब्यूज यानी सताना बोला जाता है, परेशान करना. नाउ द नेक्स्ट वन, relational. Some norms
define the relationship among roles. For example, high status members are expected to play leadership roles while low status members are not. अब है नॉर्म्स आपको रिलेशनशिप बता कि आपको कौन सा रोल प्ले करना ही पड़ेगा। जैसे कि अगर आप हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो तो आपको लीडर बनना है, लेकिन अगर आप लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो तो आपसे लीडरशिप को एक्सपेक्ट करता नहीं है। अब नॉर्म्स कैसे डेवलप होते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। Norms usually develop gradually and informally as members learn what behaviors are necessary for the group to function. किसी भी ग्रुप का काम आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, बराबर ने। तो ये आपको कौन कौन सी तरह से डेवलप किया जाएगा, तो 5 अलग अलग तरीके से, 4 तरीके से सॉरी। उसमें सबसे पहले लिखा है पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस past experience. Many norms develop because members bring the past experiences from other groups in other organization. मैंने अगर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो तो वहां के नियम में ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आऊंगा और मैं अपने एक्सपीरियंस यानी अनुभव को उन लोगों के साथ में शेयर करूंगा जो लोग मेरे ग्रुप के मेंबर्स है। फिर प्राइमसी। प्राइमसी का मतलब फर्स्ट बिहेवियर पैटर्न, जो ग्रुप के अंदर इमर्ज होता है। इसका मतलब ग्रुप क्या एक्सपेक्टेशन करता है। प्राइमेसी का मतलब मैं क्या एक्सपेक्टेशन करता हूँ। सबसे पहली बात ये कि जब भी ग्रुप बनता है तो हम एक दूसरे के ऊपर से ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम ऐसा बिहेवियर करेंगे ही। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन बिहेवियर है। दिस बिहेवियर पैटर्न sets group expectations. For example, if group meeting is marked by very formal interaction between supervisors and subordinates, तो group often expects future meetings to be conducted in the same way. यानी जब भी एक बार आपने देखा कि जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप की मीटिंग होती है ने तो इनफॉर्मली यानी बहुत ज्यादा इसके लिए ने लेटर वेटर भेजा नहीं जाता सबको, ईमेल भेजा नहीं जाता, मैसेज भेजा नहीं जाता, खाली अंदर अंदर बोल दिया जाता है कि आज शाम को ग्रुप की मीटिंग है, कोई आए ना आए तो भी चल जाता है अगर ऐसा लगे ना। तो ये प्राइमेसी हुआ, यानी मतलब पहली बार जो तुमने एक बार चला लिया ने तो हर बार लोग समझेंगे कि ऐसा ही चलता रहेगा, राइट। तो ये प्राइमेसी हुआ। अब क्रिटिकल इंसिडेंट। A critical incident in the life of organization often sets a precedent. For example, if in one organization, some employees avail themselves of option of not signing performance appraisal assessments they strongly disagreed with. यानी कई बार ऐसा होता है ना कि हमें ने अपने ही परफॉर्मेंस अप्रेजल को साइन करने से मना कर देते। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब तुमने क्या काम किया ने उसके ऊपर से तुम्हारा परफॉर्मेंस मापा जाएगा, मेजर किया जाएगा। और तुम उसके साथ में कई बार कैसे हो तो तुम उसके साथ में मैच नहीं करते तुम्हारा आइडियाज, तुमको लगता है कि ये गलत है तो तुम उसको साइन नहीं करोगे। तो यहाँ पे ग्रुप है ने क्या करेगा, देवर फायर नेक्स्ट डे, उसको क्या किया, ग्रुप में से निकाल दिया गया। द नॉर्म, अब यहाँ पे क्या हो गया, एक प्रथा बन गई कि अगर साइन करो तो अभी तुम बच जाओगे, फिर बाद में डिसऑन कर दो। डिसऑन कर देना मना कर दो कि मैंने तो साइन के मतलब जबरदस्ती साइन कराया गया। ये कब होता है पता है, पुलिस में। जब वो लोग क्या थर्ड डिग्री अप्लाई करते हैं ना तो वो क्रिमिनल पहले तो मान जाएगा हाँ मैंने ये किया है, फिर कोर्ट में बोलेगा मेरे को मार के कबूल करवाया। एग्जैक्टली ये बात हुई। पहले आप साइन कर लो तो आप है कोई भी सजा से बच जाते हो, आप कोई भी सजा से बच जाते हो, लेकिन बाद में आप क्या अपने आप सामने बोल देंगे कि यार हमने तो ऐसा किया ही नहीं था। ये अगर हो ने तो उसको क्रिटिकल इंसिडेंट बोला जाता है। फिर लिखा है एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट। Explicit statements made by supervisors or co-workers themselves may become norms. यानी तुम स्टेटमेंट एक्सप्लिसिट यानी जो जाहिर किया जाता है उसको एक्सप्लिसिट, जो अंदर रखा जाता है वो इम्प्लिसिट। तो जाहिर किया जाए कोई भी चीज को तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सुपरवाइजर्स एक बार बोल दे या तुम्हारे वर्कर्स साथ में काम करने वाले बोल दे तो वो नियम बन जाता है बाद में ऐसा। एंड उसके बाद में है कोहेसिवनेस। Cohesiveness is the degree
to which group members are attracted and motivated to stay in the group. देखो, अब कोहेसिवनेस का मतलब क्या? हम एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग कैसा रखते हैं? संगठित होना और एक दूसरे के लिए काम करना, उसको कोहेसिवनेस बोला जाता है। ये कब होता है? कि जब वो लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, इसका मतलब कि एक दूसरे के विचार उनको अच्छे लगते हैं तब, और ग्रुप में रहने के लिए कोई उनको वजह मिलती है कि ये ग्रुप अच्छा है या तो खराब है। खराब है तो निकल जाएंगे, लेकिन अगर अच्छा है तो उसके साथ में ज्वाइन रहेंगे। तो ये ज्वाइन रहने के लिए कोहेसिवनेस एक बहाना है। तो ये 5 चीजें हैं, ये 5 चीजें हैं जिसके कारण ग्रुप के नॉर्म्स यानी नियम बनते हैं। यहाँ पे अपना ये आज का काम खत्म हुआ। अब लीडरशिप से नेक्स्ट लेक्चर।